नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो एग्रेशन वाले वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वीडियो में यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने एग्रेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, उसकी डेफिनेशन की थी और कुछ कॉजेज़ डिफाइन किए थे। हमने बताया था कि एग्रेशन के 3 पार्ट्स में कॉजेज़ डिवाइड कर रखे हैं। पर्सनल फैक्टर्स हैं, सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं और सिचुएशनल फैक्टर्स हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पर्सनल फैक्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम सोशो कल्चरल फैक्टर्स और सिचुएशनल फैक्टर्स दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सोशो कल्चरल फैक्टर्स ऑफ एग्रेशन की। हम सबसे पहले देखेंगे इसको। इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ डायरेक्ट प्रोवोकेशन। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डायरेक्ट प्रोवोकेशन हो रही है यहाँ पे, तो बहुत टफ नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको एक बार अच्छे से डीपली देखेंगे। Researchers have shown that physical or verbal provocation from others is one of the strongest cause of aggression. यानी कि इन्होंने रिसर्चर्स ने दिखाया है, बताया है कि जो फिज़िकल टाइप की और वर्बल टाइप की प्रोवोकेशंस होती हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉज होती हैं हमारे एग्रेशन का. When we are provoked from others, such as when we receive unfair criticism, sarcastic remarks, or even physical assaults from others, we tend to return such aggressions if we are confirmed that the other person has intended to harm us. मतलब कि किसी भी तरीके का हम प्रोवोकेशन फेस कर रहे हैं, मतलब सामने वाला हमें प्रोवोक कर रहा है, चाहे वो अनफेयर क्रिटिसिज्म कर रहा हो या sarcastic रिमार्क्स दे रहा हो या फिजिकली कुछ भी, वो चीज़ हमें और भी ज़्यादा एग्रेसिव बनाती है. कब बनाती है? जब हम ये कंफर्म हो जाते हैं कि सामने वाला जो कर रहा है उसकी इंटेंशन हमें हार्म करने की है, राइट. ये तब फिर आते हैं कल्चरल डिफरेंसेस हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन दिस रिगार्ड. जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि किसी कल्चर में कुछ होता है, किसी कल्चर में कुछ. जैसे कि एग्जांपल भी है यहाँ पर, जो ईस्टर्न साइड के लोग हैं, जैसे कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है वहाँ पर, यानी कि यूएसए में, वेस्टर्न यूरोप में इस तरीके का. और हमारा नॉट ईस्टर्न, सॉरी. और फिर हमारा आता है ये एशियन कल्चर. एशियन कल्चर में क्या है, कलेक्टिविस्ट कल्चर है यहाँ पे, हमारे यहाँ पर. तो यहाँ पे क्या है, हम ग्रुप में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, मतलब ग्रुपिज़म है. जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं एज़ कम्पेयर टू देम, वो हमारी बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, राइट. तो हमें अगर इस तरीके की प्रोवोकेशन फेस करने को मिलती है तो हमारी एक लिमिट सेट होती है. अगर वो लिमिट क्रॉस होती है तभी हम एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं उन पर्टिकुलर प्रोवोकेशंस पर, वरना हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं हंसी मजाक में. बट जो यूएसए और वेस्टर्न यूरोप साइड के लोग हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक हैं, वो इंडिविजुअली रहना पसंद करते हैं. तो अगर आप उनको हंसी मजाक में भी कुछ इस तरीके का प्रोवोकेशन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली उस चीज़ को लेंगे और एग्रेसिव हो जाएंगे. तो कल्चर टू कल्चर भी वेरी करता है. Another form of provocation is condescension, that is, expression of arrogance on the part of others, is also one potential source of aggression. इसका मतलब होता है सुपीरियर, राइट. मतलब कई बार कुछ इंसान अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, अपने आप को इस तरीके से एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि वो औरों को डोमिनेट कर सकें. तो अगर ऐसा भी कोई बिहेवियर दिखाएगा तो डेफिनेटली वो एक एरोगेंस लगेगा कि भाई कितना एरोगेंट है ये बंदा, राइट. तो उस चीज़ को भी हम इसी उसमें डाल देंगे कि इस आपकी कोई सुपीरियॉरिटी दिखाएगा बेफजूल की, कोई फालतू में आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, तो वो भी एक प्रोवोकेशन का ही पार्ट हुआ, राइट. तो ये सब चीज़ें. अभी नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज लेवल ऑफ अराउजल, राइट. जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है एक्साइटेड और वेरी अलर्ट. तो मतलब जब हम एक्साइटेड होते हैं ना बहुत ज़्यादा, या किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए बहुत अलर्ट होते हैं, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए, मतलब बहुत कॉन्शियस रहते हैं हर चीज़ को लेके, या फिर एक्साइटेड रहते हैं, तो ये चीज़ भी कई बार हमारा एग्रेसिव रूप ले लेती है. हाउ? Researchers have confirmed the fact that heightened arousal, whatever its source may be, can enhance aggression in response to provocation, frustration, or any other factors. मतलब कि जो आपका अराउजल जब वो बढ़ जाता है, चाहे वो किसी भी सोर्स की वजह से क्यों ना बढ़े, तो वो आप उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं. बट वो रिस्पॉन्स होता है आपका प्रोवोकेशन के चलते. मतलब आपको कोई प्रोवोक करता है, आप ऑलरेडी किसी चीज़ को लेके बहुत
सहमे हुए हैं, मतलब आपका जो अराउजल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आपको कोई प्रोवोक कर दे तो जो आपका एग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा निकलेगा, राइट। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है that presence of weapons increases aggression more strongly when people are already aroused or angered, राइट। जैसे कि इसका एक कॉमन सा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि आप का एक माइनर सा एक्सीडेंट हो जाता है और गलती सामने वाले की है, राइट। और आप अकेले हैं उस कार में और वो आप पे चिल्ला रहे हैं, मतलब गलती भी उसने की है और आप पे चिल्ला रहा है बेफजूल में। तो आप उस टाइम पे दो ही चीज़ें, एक तो यही है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि उस इंसान को इग्नोर कर सकें और वहाँ से निकल लें, बिकॉज़ आपको पता है गलती उसकी है, लेकिन आप सोचते हैं कि फालतू में पंगा क्यों लेना, कि भाई वो तो 2-3 बंदे हैं एक साथ हैं और आप अकेले हैं, तो फिर फालतू में क्यों ही क्या करना, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करना पसंद करेंगे, राइट। बट उसी टाइम पर आपके पास 2-3 दोस्त आपके साथ में या फिर आपके पास गन है आपकी, तो आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे। आपकी खुद की गलती भी होगी ना, तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कि हाँ भाई आजा मेरे पास, तो आप उस चीज़ में, आप उसमें फ़ाइट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीज़ बता रहे हैं कि जब आपके पास वेपन्स होते हैं, आपके पास वो चीज़ होती है, जब आपके दोस्त हों, एक से भले 3, डेफिनेटली भाई, तो आप उस चीज़ को, फिर आप उसको एग्रेशन दिखाएंगे अपना। बट अगर आप अकेले होंगे तो आपको कितना ही एग्रेशन आ रहा हो, लेकिन वो आप बाहर नहीं निकाल सकते। For aggressive boys, jostle is an act of aggression. jostle का मतलब है धक्का मुक्की। जो एग्रेसिव होते हैं ना जो लड़के, वो नॉर्मल धक्का मुक्की से भी एग्रेसिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि जो धक्का मुक्की हो रही है जानबूझकर हो रही है, ऐसा कोई गलती वलती से कुछ नहीं हो रही, जानबूझ के परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप उनको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें खड़ा नहीं होना आता या जो भी। तो ये जो चीज़ है मोस्टली जो एग्रेसिव होते हैं ऑलरेडी उनमें होता है, वरना इग्नोर करना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। Sometimes competitive games, exercise and even some type of music has been found to increase subsequent aggression. मतलब आपने न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा यार, और न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जैसे कॉम्पिटिटिव गेम्स के चलते एक ने दूसरे का मर्डर कर दिया जस्ट बिकॉज कि वो उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं आजकल। एक्सरसाइज में भी आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, समथिंग लाइक दैट, हार्मोन्स का सिक्रीशन होना, और इवन सम टाइप ऑफ म्यूज़िक। ये भी है कि आजकल इंडस्ट्री में काफ़ी सारे म्यूज़िक्स हैं जो सिर्फ गन्स पर और मारना धारना इन सब चीज़ों पर बिलीव करते हैं। तो आप, और सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है म्यूज़िक का, सबको हो सकता है किसी को कुछ पसंद आए किसी को कुछ पसंद आए। तो अगर आप उन सॉन्ग्स को सुनते हैं नॉर्मली एज अ एंटरटेनमेंट सोर्स तो इट्स ओके, बट अगर कोई इंसान का सिर्फ टाइप ही वो है, सिर्फ वही गाने सुनने को उसको अच्छा लगता है, पूरे पूरे दिन वो गाने सुनता रहता है, तो उसमें एक अंदर से वो चीज़ आती है एग्रेशन वाली, कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, एंड दैट इज़ प्रूवन। फिर हमारी एक्साइटेशन ट्रांसफ़र थ्योरी, जिससे नाम से ही पता चल रहा है, एक्साइटेशन ट्रांसफ़र थ्योरी, यानी कि अपनी जो एक्साइटेशन है वो ट्रांसफ़र कर दी। Now that is theory suggests that the arousal produced in one situation can persist and intensify emotional reactions occur in later situations. यानी कि अपनी जब अराउजल होता है आपको एक सिचुएशन में और आप दूसरी सिचुएशन में पास आउट कर देते हो। जैसे कि एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों का झगड़ा हुआ बहुत बुरी तरीके से। तो वाइफ ने हस्बैंड को बहुत कुछ बोला, हस्बैंड ने वाइफ को बहुत कुछ बोला, बट उसको टाइम से ऑफिस में भी जाना है, तो वो जो झगड़ा है वो प्रॉपर हो भी नहीं पाया, मतलब उसके कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा वो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, फाइट्स होती हैं, बहुत फाइट्स होती हैं, बट वो फाइट्स होते होते आपका एक सॉर्ट आउट हो जाता है वो फाइट, तो फिर आपको मैटर नहीं करती वो फाइट कि भाई ठीक है कोई नहीं अच्छा है। बट वो फाइट सॉर्ट आउट नहीं हो पाती है, तो आधा गुस्सा तो उसने निकाल दिया, आधा गुस्सा उसके अंदर अभी भी है, वो उसने किसी पे निकाला नहीं, वो अपना ऑफिस पहुंचता है, टाइम पे पहुंचता है, और जो उसका पीए है वो 10 मिनट फाइल उसको लेट देता है, जो कि यूजुअली क्या होता था, वो लेट हो जाता है, आधा घंटा लेट होता था उसका पीए, बट वो उसको कुछ भी गलत सलत नहीं बोलता था, वो लेट गो कर देता था उस चीज़ को। वो आज सिर्फ 10 मिनट लेट है एंड वो उस पर फूट पड़ा, उसको बहुत बुरा कहा, इनफैक्ट सबके सामने उसकी बहुत बेइज्जती की। किसने? और उसने जो अपने घर से लड़के आया था, राइट। तो इससे पता चलता है जो उसने वो जो उसको डांटा वो पर्टिकुलर उसकी गलती के लिए नहीं डांटा था, उसने अपनी पुरानी भड़ास निकालने के लिए उसको शिकार बना लिया, तो उसने अपना जो अराउजल है वो ट्रांसफ़र कर दिया, इसमें ये है। नेक्स्ट है हमारा फ्रस्ट्रेशन।
It is one of the important causes of aggression. When people do not get what they want or expect, they feel frustrated and this frustration leads to aggression. कई बार क्या होता है कि जो लोगों को चाहिए होता है, जब किसी चीज़ से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जब उनको वो चीज़ नहीं मिलती या एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी फुलफ़िल नहीं होती, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन को जन्म देती है. The relation between frustration and aggression has been widely framed in the famous frustration hypothesis. अब ये hypothesis क्या है? According to this hypothesis, there are two basic assertions. Frustration always leads to some form of aggression and aggression always stems from first frustration. यानी कि frustration aggression को जन्म देती है और aggression का जो cause होगा वो frustration ही होगा. But sometimes frustrated people not respond with aggression. They exhibit many different types of reactions to frustration, varying from despair, depression, etc. ये कह रहा है कि बट कई बार क्या होता है ना कि जो फ्रस्ट्रेटेड होता है ऑलरेडी किसी भी कारण की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही एग्रेसिवली बिहेव करे. कई बार क्या होता है वो एग्रेसिवली बिहेव नहीं करता, वो हर्ट इतना हो जाता है या फिर हर एक इंसान की पर्सनालिटी अलग अलग होती है. तो ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान ऐसा है कि वो फ्रस्ट्रेट हुआ और वो एग्रेसिव हो गया. कई ऐसे भी होते हैं कोई शांत बैठ जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, किसी का सर दर्द करने लग जाता है तो साइड में बैठ जाते हैं, कोई डिप्रेशन में चला जाता है धीरे धीरे करके. ये सारे कॉजेज़ भी हो सकते हैं. एग्रेशन ही एक कोज नहीं है, मतलब आउटकम नहीं है फ्रस्ट्रेशन का, राइट. वन बेसिक पॉइंट टू बी कैडेड, नो सॉरी ये एडेड है नॉट कैडेड. ओके, या it's added. One basic point to be added here is that only when the person perceives the frustration as illegitimate or unjustified, it causes aggression. Okay, thus when the cause of frustration is justified, we become lenient towards the target. यानी कि ये तो एक नॉर्मल सी कॉमन सी बात है, आप खुद सोचिए. कई बार क्या होता है कि जिस बात के कभी कभी सिर और पैर दोनों ही नहीं होते हैं, हम उस चीज़ की टेंशन ले लेते हैं, उस चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, यार ये ऐसे कैसे होगा, ये दिमाग ख़राब कर रहा है या इस टाइप से चीज़ें. तो जिस बात के ना सर है ना पैर है ना कुछ भी नहीं है तो है ही नहीं, तो उस चीज़ का सोल्यूशन निकलेगा कैसे? और जब सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा तो हम उसकी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म कैसे होगी? क्योंकि आपकी फ्रस्ट्रेशन आप चिड़चिड़े हो जाते हैं तो वो दो चीज़ से जाती है, या तो आप चिड़चिड़ापन निकाल दे बाहर यानी कि एग्रेसिव हो जाए, या दूसरा उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ ले. तो जिसकी बात का सर पैर नहीं है, सोल्यूशन तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा. तो वो लोग ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से, जो जिनका जो कारण है वो अनजस्टिफाइड होता है, राइट. बट जिसका कारण जस्टिफाइड होगा वो नॉर्मली क्या होता है, वो लीनियंट हो जाते हैं क्योंकि उनको सोल्यूशन मिल जाता है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो मिलेगा ही, तो वो लीनियंट हो जाते हैं अपने टारगेट की थ्रू, राइट. फिर है हमारा नेक्स्ट इज सोशल स्टेटस. The social conditions in which people live in also have an impact upon aggressive behavior. Okay. Relative deprivation, where a person tends to compare his socio-economic status with that of others in the society and concludes that he lacks as well as he has lost those factors assumed to facilitate his growth and adjustment. ये कह रहे कई बार क्या होता है ना, एक पर्सन जो है वो अपना जिसका अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत लो होता है और उसके पास कुछ रिसोर्सेज भी नहीं होते उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, और वो अपने सारे के सारे फैक्टर्स लूज़ कर देता है अपनी जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उसको राइज़ करने के लिए. उस पर्टिकुलर टाइम पे वो ना अपने आप को और उससे कंपेयर करने लगता है जो उससे हाई है, एंड ये भी कारण है कहीं ना कहीं एग्रेसिव होने का, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और फिर वो अपने आप को गलत समझेगा, अपने आप को डिमोरल करेगा, एंड ये सारी चीज़ें. If the person finds impossible to redress the balance by social approved means, the members of the deprived group may act aggressively. सेम वही चीज़. Now विज्ञानंदा, ये है साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने रिपोर्ट किया दैट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वर द मेन फैक्टर्स ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर्स इन एडोलेसेंस. दैट इज़ वेरी ट्रू.
मतलब जब आप टीनेज एज में होते हो ना, तो जो आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है और जो आपका चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन है, ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। क्योंकि इस एज में क्या होता है ना, लोगों को टीनेजर्स को शो ऑफ करने की आदत होती है। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस तो वहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा कि वो लोग शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये लेके आऊँगा या मैं ये लेके आऊँगी, एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ जब इनका लो होता है और इनके दोस्त इनसे हायर स्टेटस के होते हैं, तो ये अपने आप को कम समझने लगते हैं, और ये चीज़ें कई बार इनमें एग्रेशन पैदा करती हैं। एंड सेकेंड वन इज़ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पेरेंट्स का और चाइल्ड का रिलेशनशिप एक अच्छा नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चाइल्ड को एग्रेसिव तो बना ही बना सकती हैं, और उसमें जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो भी नहीं आते हैं कई बार। बिकॉज कई बार क्या होता है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने बच्चों को लेके, बहुत ही ज़्यादा, जो अननेसेसरी है। मतलब वो ज़रूरत ही नहीं होती इतना स्ट्रिक्ट होने की। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ना चाहिए, हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये सोच सोच के वो अपने बच्चे के साथ जितना वो गलत करते हैं ना, उतना शायद ही कोई करेगा, जबकि वो सोचते नहीं हैं ये बात। बट ऐसा गलत है। उनको एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखना चाहिए, उनको समझना चाहिए। एक आधी फिजूल की बातें टीनेजर्स की मान लेनी चाहिए, उनको ये फील कराने के लिए कि कोई नहीं बच्चों, हम तुम्हारे साथ हैं। जब उनका इस तरीके से जो रिलेशनशिप वो इतना अच्छा बनने लगता है कि वो अपनी हर एक बात अपने पेरेंट्स को बताते हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। अगर बुरी भी हो तो एटलीस्ट पेरेंट्स उनको इस तरीके से समझाएं कि बच्चे ये बात बिल्कुल गलत है, उसका एक पूरा लॉजिकल आंसर दें। तो मैं शर्त लगा रही हूँ कि बच्चा आपकी बात ज़रूर मानेगा। बट अगर आप उसकी बात सुने बिना उसके 10 नेगेटिव थॉट्स गिना देते हैं पहले ही, तो आपकी बात नहीं मानता है। तो इसीलिए सोनाग तोमर, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने फाउंड सिग्निफिकेंटली हायर एग्रेशन अमंग एडोलेसेंट बॉयज़ एज़ कम्पेयर टू एडोलेसेंट गर्ल्स। ये तो आप सबको पता ही है कि बॉयज़ में ज़्यादा गुस्सा होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स में बहुत गुस्सा होता है। बट लड़कियों को शुरू से तहज़ीब के ज्ञान प्रवचन दिए जाते हैं और इनको तमीज़ सिखाई जाती है, और बॉयज़ को ऐसा कुछ खास नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सब नहीं करते, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली ट्रीट करते हैं, इक्वली मैनर्स सिखाते हैं। बट यहाँ पर मोस्टली बात हो रही है तो मोस्टली बॉयज़ को एग्रेसिव होना सिखाते हैं बचपन से कि बच्चे आपको रोना नहीं है, जो कि गलत बात है बॉयज़ के लिए भी, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते बेचारे कभी कभी। तो वो उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि आपको रोना नहीं है, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। और गर्ल्स को कि आपको ऐसे बैठना है, आपको वैसे बैठना है। और इनफैक्ट ये चीज़ भी आपने नोटिस की होगी, कई गर्ल्स के पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि बच्चे पिट के मत आना, अगर तुम्हें कुछ कहे तो पीट के आना। एंड जब लड़कियाँ ये चीज़ कर देती है ना, तो उनको डांट पड़ती है घर पे आके कि ये तूने किया क्यों। तो सिर्फ बोलने की बातें होती हैं बहुत जगह, बट नॉट हर जगह। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर है हमारा इसका लास्ट टॉपिक, एक्सपोजर टू मीडिया वायलेंस। इसका मतलब कि मीडिया वायलेंस मतलब मीडिया का क्या असर पड़ता है हमारा, राइट। तो शॉर्ट टर्म लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चेस हैव सपोर्टेड द आइडिया दैट एक्सपोजर टू मीडिया वायलेंस इंक्रीजेस एग्रेशन अमंग बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। मतलब कि जो मीडिया वायलेंस है वो इतना बढ़ रहा है ना, इतना बढ़ रहा है कि वो जो एग्रेशन क्रिएट कर रहा है वो दोनों में, बच्चों में तो कर ही रहा है, इनफैक्ट अडल्ट्स में भी। तो वो आप ये देखिए कि इतना इम्पैक्ट है उसका कि वो अडल्ट्स में तो सोचने समझने की क्षमता होती है, बट वो भी नहीं सोच सकते समझ सकते, और वो एग्रेशन उनमें भी बढ़ रहा है। अब अगेन एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा ओके ऐसा हो रहा है फाइन, बट क्यों। तो द रिपीटेड एक्सपोजर टू मीडिया वायलेंस, ये ध्यान रखना रिपीटेड है ये, ओके। तो repeated exposure to media violence strongly affects cognitive relations to aggression and gradually creates what is called hostile expectations bias and expectation that others will behave aggressively. अब आप एक बात देखिए, अगर आप कोई भी ऐसा गेम है या कोई भी ऐसा टीवी सीरियल है जैसे कि सावधान इंडिया, सॉरी मुझे बोलना नहीं चाहिए, मतलब कोई भी सावधान इंडिया हो गया, बहुत सारे चैनल्स या टीवी सीरियल्स हैं ऐसे जिनमें आपको बहुत ज़्यादा ये रूल्स दिखाए जाते हैं, मतलब काफ़ी सारी गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो आप अगर एज अ एंटरटेनमेंट सोर्स देखते हैं, एज अ एंटरटेनमेंट आप कोई गेम खेलते हैं, दैट इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं होती। बट आप बहुत लंबे लंबे टाइम तक और कंटिन्यूस खेलते रहते हैं, हर दिन खेलते हैं और कम से कम 2-3 घंटे देते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी देते हैं, तो आप उस चीज़ को
अडेप्ट करने लगते हैं और आप एग्रेसिव हो जाते हैं। इनफैक्ट आपको उस चीज़ में भी कोई इंटरप्ट करे बीच में तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू देम जो वो चीज़ें नहीं देखते। तो ये चीज़ें प्रूवन है, ऐसे ही कुछ भी नहीं है। ओके ओके, अब बारी आती है सिचुएशनल फैक्टर्स ऑफ एग्रेशन की। तो यानी कि सिचुएशन ही ऐसी हो जाती हैं कि हमें एग्रेसिव होना पड़ता है, राइट। तो फर्स्ट इज़ हीट। तो मतलब नाम से पता चल रहा है और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा भाई, जितनी गर्मी होती है आप उतने गुस्से हो जाते हैं, आपको उतना गुस्सा जल्दी आता है, राइट। तो ये वही है। Since the time of Hippocrates, people have theorized about the impact of climate on human behavior, right? And एक चीज़ है ना, आप यहाँ ध्यान रखना, climate, not weather. जैसे कि temporary climate, not weather. तो टेम्परेरी क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैव बीन फाउंड टू अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर। ये मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा हाईलाइट करा रही हूँ। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि सुबह ठंड थी, दिन में गर्मी होगी और आप इरिटेट हो गए, सॉरी फॉर दैट, दिन में इरिटेट हो गए, रात को फिर से ठंड हो गई, वो चीज़ नहीं है, उसमें आप इरिटेट नहीं होते। अगर क्लाइमेट बोल रही हूँ, राइट, इसीलिए मैंने आपको ये हाईलाइट कराया है। The temporary climatic variations have been found to affect human behavior. अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग, नॉइज, एयर पोल्यूशन, क्राउडिंग हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड टू बी रिलेटेड टू द एग्रेसिव बिहेवियर। या ये तो है ना, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, क्राउडिंग वाला, बिकॉज मैं भीड़ में सच में खड़ी नहीं हो सकती हूँ, मुझे बहुत इरिटेशन होती है, मतलब बहुत ही। ऐसा नहीं है कि मैं खड़ी नहीं रह सकती, मैं अकेली खड़ी रह सकती हूँ घंटों घंटों तक, मुझे सर पैर में दर्द या ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर लाइन में खड़ा होना ना, तो मुझे पता नहीं क्यों बट बहुत इरिटेशन होती है कि आप एक कदम आगे बढ़ाओ, 2 कदम फिर से पीछे ले लो, चिक 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 चिक। क्योंकि वही ठीक है, नॉर्मल बात है, अगर आप लाइन में इतनी देर खड़े भी रहते हो तो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं, बट वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है, मेरे को गुस्सा भी आता है। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे नहीं, दैट इज़ वेरी ट्रू, बट सबके साथ नहीं होता फॉर श्योर, कुछ हो गए साथ, मोस्ट ऑफ के साथ। Now studies have revealed that when weather is hot, violent crimes are more likely to occur. Fine. Does aggression increase with heat? Indefinitely or up to a certain point? Yeah, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका ये है कि आप एक बात बताइए, कह रहे हैं कि जब गर्मी होती है ना तो आपका जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि इसका मतलब तो ये है कि गर्मी जितनी बढ़ती जाएगी आपका एग्रेशन भी उतना बढ़ता जाएगा। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये रॉटन और कोहन दोनों साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने रिपोर्ट किया है दैट व्हेन टेम्परेचर राइजेस पीपल बिकम इरिटेबल एंड मे बी मोर लाइकली टू लैश आउट एट अदर्स। ओके, ये चीज़ हमने ऊपर क्लियर कर ली थी। बट व्हेन टेम्परेचर राइजेस बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी जब बढ़ जाएगी, एक लिमिट क्रॉस कर देगी, तो पीपल बिकेम सो अनकम्फर्टेबल दैट दे फोकस ऑन रिड्यूसिंग देयर डिस्कम्फर्ट नॉट ऑन अट्रैक्टिंग अदर्स। तो मतलब जब वो पॉइंट अपना लिमिट क्रॉस कर देती है गर्मी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने आप को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप की इरिटेशन दूर करने की कोशिश करते हैं। आप किसी और पे गुस्सा तो जब करेंगे जब आप में उतनी एनर्जी होगी, उतना पोटेंशियल होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ऐसा नहीं होता, मतलब अगर गर्मी है तो आप गुस्सा करते हैं, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप गुस्सा नहीं करेंगे। ओके, सॉरी। फिर है हमारा बिहेवियरल मॉडल। Bandura, Rose and Rose demonstrated that aggressive behavior can be learned by observing and then imitating a model. या इसका मतलब है कई बार क्या होता है ना कि हम किसी और को देखते हैं गुस्सा करते टाइम और उसको एज अ मॉडल प्रिपेयर कर लेते हैं, हम उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हाँ, एक एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे और एक ट्रक का और एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऑन द स्पॉट कार में 4 बंदे बैठे होते हैं, 2 बंदों की डेथ हो जाती है जो फ्रंट सीट पे बैठे होते हैं, तो और जो पीछे बैक सीट पे बैठे होते हैं लकीली वो बच जाते हैं, उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी होती। तो वही बात है, अब आपके सामने आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी फ्रेंड ऐसा कुछ होगा तो आपको गुस्सा तो आएगा ही, आप उस ट्रक ड्राइवर को पीटने लगते हैं। तो आसपास के जो लोग थे वो उस चीज़ को फील करते करते वही चीज़ रिपीट करने लग जाएंगे और उस ट्रक ड्राइवर को मारने लग जाएंगे। तो मतलब जो आसपास के लोग हैं ना तो वो मरने वालों में से थे ना वो मारने वाले में से थे, लेकिन उन्होंने एज अ मॉडल उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने यही चीज़ दी कि अच्छा ओके, तो वो उसको मारने लगे। तो ये आता है बिहेवियरल मॉडल में।
द मॉडल्स एग्रेसिव बिहेवियर टेंड्स टू एनकरेज अदर्स टू बिहेव इन सिमिलर वेज। मतलब मॉडल्स एग्रेसिव बिहेवियर इसमें कौन थे, वो कार वाले शख्स। टेंड्स टू एनकरेज अदर्स टू बिहेव इन सिमिलर वे, इसमें कौन थे, जो रोड पर खड़े थे साइड में, राइट। ये है हमारा। फिर है स्ट्रेस। वेरियस स्ट्रेसेस आर लाइकली टू इंक्रीज अग्रेसिव बिहेवियर एंड वॉयलेंस। Spousal abuse, child abuse, rape by relatives, misunderstanding of gender role, chronic unemployment, experience of discrimination and etc. ये पार्ट्स हैं हमारे इसके स्ट्रेस के। स्ट्रेस बहुत तरीके का होता है, बहुत तरीके का। ये स्ट्रेस मैंने मतलब मोस्टली वो लिए हैं जो हम ज़्यादा किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर लेते हैं। और स्ट्रेस आपको पता होगा जब ज़्यादा बढ़ता है, जब हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो ये उसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। दे आर रिलेटेड टू एग्रेशन बिकॉज ऑफ देयर इफेक्ट्स ऑन फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। आप फ्रस्ट्रेट तभी होते हैं ना जब आप किसी को ज़्यादा बता नहीं पाते, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं निकलती प्रॉपरली किसी पे, तो वो एंगर का वो रूप ले लेती है, राइट। और कई बार तो क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वो होता भी नहीं है रियल लाइफ में, कि भाई पेरेंट्स अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बट कई बार हम फील कर जाते हैं, कोई एक पर्टिकुलर बच्चा फील कर लेता है कि नहीं, जो मम्मी पापा वो मेरे छोटे भाई या बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, एंड वो चीज़ आप किसी से शेयर भी नहीं करते, तो आपका उसको कोई आउटकम भी नहीं मिलता, तो वो ये चीज़ें लीड कर लेती हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट को हम रिवॉर्ड भी बोलते हैं। बड़ी गंदी राइटिंग है भैया, बट कोई नहीं, इसको तो मैं ढंग से लिखूंगी। रिवॉर्ड, या सो रिवॉर्ड्स और रेनफोर्समेंट्स ऑल्सो टेंड टू प्रमोट एग्रेशन। कई बार क्या होता है ना कि आप कोई अच्छा बिहेव करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद इंसान को खाना खिलाया, और आपको किसी ने देखा, आपको किसी ने नोटिस किया और आपकी तारीफ़ की, तो वो तारीफ़ आपके लिए एक तरीके का रिवॉर्ड था, एक तरीके की रीइंफोर्समेंट थी। तो वो चीज़ आप रिपीट करने की कोशिश करते हैं दोबारा दोबारा, ये इस उम्मीद से कि हाँ मेरा काम अच्छा था, लोगों को पसंद आया, क्या पता कोई और फिर से नोटिस कर ले। कई बार ये चीज़ भी होती है। तो ये चीज़ अब आप सोच रहे होंगे एग्रेशन में कैसे आ गई, क्योंकि हम तो एग्रेशन की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एग्रेशन में भी आती है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप किसी पे गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, कुछ ऐसा किया आपने, और आपके साथ तुरंत 5 मिनट बाद कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, तो आप उस चीज़ की कंडीशनिंग कर लेते हैं कि अच्छा मैंने ऐसा ऐसा किया और मेरे साथ इतना अच्छा हो गया, दैट मीन्स मैं ठीक हूँ, मैं तो गलत हूँ ही नहीं। एंड आप वो चीज़ रिपीट करने लगते हैं कई बार। एंड कई बार क्या होता है कि आप एग्रेशन में या फिर कोई गलत काम करते हैं, तो आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो इस चीज़ से आप वो चीज़ रिपीट करते हैं। Rewards or reinforcements also tend to promote aggression. There are 3 types of rewards such as direct material benefits. एक तो direct material benefits है, ओके दूसरा है social approval, और तीसरा है attention। फर्स्ट वन इज मटेरियल बेनिफिट्स। जैसे कि चोर हैं, चोर आपका क्या करेंगे, चोरी करेंगे, कैश चोरी कर लिया, ज्वेलरी चोरी कर लिया, या फिर कोई यूज़फुल आइटम है वो चोरी कर लिया। तो ये सारी चीज़ें चोरी करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट होगा, मटेरियल का तो बेनिफिट है, उनको मटेरियल ही तो मिल रहा है। वो जो चोरी कर रहे हैं वो मटेरियल ही तो है, चाहे वो उसको बेचें या कुछ भी करें, बट वो मटेरियल का उनको बेनिफिट मिलेगा, तो इनको रिवॉर्ड मिला उन्होंने जो भी किया। फिर सोशल अप्रूवल। सोशल अप्रूवल है दैट सोल्जर्स फॉर शूटिंग दी एनिमी इन वॉर। इसमें चलो मटेरियल बेनिफिट में ना मर्डर भी कर सकते हैं कि आप किसी का मर्डर करना है, आपको किसी ने सुपारी दी हो, तो डेफिनेटली तो आपने मर्डर करा, और यहाँ पे आपको सुपारी दी हो, तो कैश में आपको आइटम मिले, कैश मिले आपको, या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो ये भी इसी में आएगा। फिर सोशल अप्रूवल है, जैसे कि सोल्जर है, सोल्जर उस पर सामने वाले की ओपोनेंट कंट्री को मार देता है, ओपोनेंट कंट्री के सोल्जर्स को मार गिराता है एज अ डिफेंस में। तो वो चीज़, चलो उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो एक तरीके से तो उसने एग्रेशन दिखाया, किसी का मर्डर किया, दैट इज़ नॉट राइट, बट वो डिफेंस में वो चीज़ कर रहा है, तो उस चीज़ को
आप बुरा बोलना तो बहुत दूर की बात है, वो एक पूजा जाता है वो काम एक तरीके से, उनकी कितनी रिस्पेक्ट होती है। इनफैक्ट हमारी कंट्री में तो सोल्जर्स की कितनी रिस्पेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो वही चीज़, तो वो अगर किसी को मार भी देता है वॉर के टाइम पे, तो वो उस चीज़ से उसको रिवॉर्ड मिलता है एनी गवर्नमेंट। तो ये एक रेनफोर्समेंट है कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको रिवॉर्ड मिलेगा अगर वो किसी को शूट भी कर देता है वॉर में, राइट। तो और ये रिवॉर्ड क्यों मिलेगा, क्योंकि सोशली अप्रूव्ड है। अगर ये सोशली अप्रूव नहीं होता तो क्यों मिलता। अब थर्ड है अटेंशन। ये चीज़ आपने नोटिस भी करी होगी बहुत बार कि आपके ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड तो होगा जो अटेंशन का भूखा होता है। उसको अटेंशन चाहिए चाहे कैसे ही, चाहे कोई बात चल रही हो पर वो बीच में आके अपनी बातें ज़रूर रखेगा, तो जस्ट बिकॉज ऑफ अटेंशन। तो ये कई बार क्या होता है, मान लीजिए जैसे मीटिंग का एग्जाम्पल दे रखा है मैंने इसमें, तो ये मान ले कि कोई मीटिंग चल रही है और कोई एक इंसान उठता है और अग्रेसिवली बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। उसको कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं, बस उसको अटेंशन चाहिए। उसको चाहिए कि सब उसको नोटिस करें और सब जान लें कि भाई हाँ ऐसा ऐसा बंदा हमारे उसमें है, ऑफिस में है। तो वो सिर्फ इसलिए करता है, सिर्फ अटेंशन लेने के लिए। और जब उसको वो अटेंशन मिल जाती है, जैसी वो अटेंशन चाहता है, तो वो उस चीज़ को रिपीट भी करता है बहुत बार, कि जब उसको अटेंशन मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो देखी, जिसने देखी उसके लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो प्लीज़ बताना। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो मैं इसका जो प्रीवियस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके देख लेना पहले वो, और फिर ये, और शेयर करना इस वीडियो को जिसको इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि बिना बात शेयर तो क्यों ही बोलूँ मैं। जो साइकोलॉजी पढ़ रहा है, जिसको ये चाहिए उसको भेज देना। इनफैक्ट जिसको नहीं चाहिए, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उसको बताइए कि भाई तुम एग्रेसिव क्यों हो, राइट। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए आप अपना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।